नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की वीडियो में देखेंगे यूनिट 2 से टॉपिक नंबर 2.6, जिसमें हम गोदान और प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि के बारे में जानेंगे। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। गोदान की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ के अभाव का तात्पर्य यह नहीं कि इस उपन्यास में आंदोलन की प्रत्यक्ष उपस्थिति न दिखाई दे, परंतु रचनाकार की जीवन दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन का संदर्भ ये बराबर विद्यमान है। यहाँ पे बताया कि भले ही गोदान उपन्यास में ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये सीधे तौर पर सामने आता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गोदान की कहानी का इससे कोई नाता ही ना हो, बल्कि प्रेमचंद के सोचने के अंदाज और इनकी समझ में ये राष्ट्रीय आंदोलन की भावना हमें पल पल इस उपन्यास में दिखाई देती है। इस दृष्टि से गोदान को पढ़ने पर हमारा ध्यान गोदान की कतिपय विशेषताओं की तरफ गए बिना नहीं रहता। यानी कि अगर हम इसी नज़रिए से देखें तो हमारा ध्यान गोदान उपन्यास की कहानी की कुछ बहुत ही अनोखी और बड़ी खूबियों की तरफ अपने आप खिंचा हुआ चला जाता है। इनमें से सबसे पहली बात तो यह है कि गोदान ब्रिटिश भारत की तत्कालीन व्यवस्था का समर्थक उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहली बात ये थी कि ये जो गोदान उपन्यास है ये उस समय की अंग्रेजी शासन, यानी कि उस समय अंग्रेजों के बनाए हुए जो नियम थे और उनकी सरकार का जरा भी साथ या समर्थन नहीं करता। ये गोदान उपन्यास वह इस व्यवस्था के प्रति तटस्थ और उदासीन भी नहीं है, इसके विपरीत वह इस व्यवस्था का कटु आलोचक है। यहाँ पे ये बताया ऐसा नहीं था कि जो प्रेमचंद है ये अंग्रेजी सरकार के तौर तरीकों से इन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके उलट ये था कि प्रेमचंद अंग्रेजी राज की कमियां और उनकी गलत नीतियों पर बहुत तीखे सवाल उठाते हैं इस उपन्यास में और जमकर इनकी खिंचाई भी करते हैं। जिस जमींदारी प्रथा, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व कानून की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने बना रखी थी, गोदान में उसका पर्दाफाश किया गया है। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज करने के लिए जो जमींदारी का नियम बनाया था और बड़े बड़े सरकारी अफसरों का जो एक ढांचा तैयार किया था, साथ ही साथ इनके अपने फायदे के लिए बनाई गई जो अदालत कानून की व्यवस्था खड़ी रखी थी, तो प्रेमचंद ने उन सबके पीछे की कड़वी सच्चाई जो थी उसका पर्दाफाश इस उपन्यास के माध्यम से किया है। इसमें लेखक ने किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं किया। तो प्रेमचंद ने क्या किया, प्रेमचंद कहीं पर भी हमें सीधे तौर पर ना तो इनके पक्ष में दिखाई देते हैं और ना ही विपक्ष में, बल्कि ये क्या करते हैं, हमें इन सब चीज़ों के केवल संकेत मात्र देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक पतोन्मुख वर्ग के सजग पात्र के रूप में कई बार राय साहब हमारी सहानुभूति ले जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, पुलिस, गवर्नर, हिज एक्सेलेंसी या उनका प्रतिनिधि वो कभी लेखक का समर्थन नहीं जुटा पाता। यहाँ पे बताया गया कि इस खत्म होते हुए ये जो जमींदारी प्रथा थी या ये जो समाज था, इसके कुछ समझदार हिस्से के रूप में हमें कहानी में बड़े बड़े साहब और इनकी मजबूरी जो थी वो हमें दिखाई गई। साथ ही साथ इनके प्रति हमें सहानुभूति भी होती है, राय साहब के प्रति। लेकिन अंग्रेजी सरकार का कोई भी बड़ा अफसर हो, पुलिस वाला हो या देश का बड़ा हाकिम हो यानी कि गवर्नर, या फिर उनका कोई नुमाइंदा हो, या अपनी ऊंची कुर्सी के बावजूद लेखक ने क्या किया, इन सभी लोगों को शाबाशी या सम्मान नहीं दिया। लेखक की यानी कि प्रेमचंद की नज़रों में ये सब हमेशा ही जनता को परेशान करने वाले बने रहे। यानी कि एक तो राय साहब था, इसके प्रति इस उपन्यास में सहानुभूति दिखाई गई है, लेकिन इसके अलावा जितने भी अधिकारी हुए जो किसानों की इस व्यवस्था के कारण बने रहे, जैसे कि अधिकारी हो गए, पुलिस, गवर्नर और हिज एक्सेलेंसी, तो इन सब का कभी भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में कोई भी समर्थन नहीं किया था। आगे देखो, होरी का शोषण प्रत्यक्ष जमींदार और उसके कारिंदे तथा धर्म समाज के पंच, महाजन आदि करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो होरी को जो लोग परेशान करते हैं उसे गांव के बड़े जमींदार
उनके काम करने वाले जो नौकर चाकर थे यानी कि कारिंदे, और समाज और धर्म के नाम पर जो हुक्म चलाने वाली पंच थी, ये सभी मिलकर जो है होरी की इस स्थिति के जो है कारण माने जाते हैं। यही प्रत्यक्ष रूप से जो है होरी का शोषण करते हैं। परंतु प्रेमचंद को जब भी मौका मिलता है वह शक्तिशाली अंग्रेज बहादुर की उपस्थिति का जो है एहसास करा देते हैं। यानी कि प्रेमचंद इतना सब होने पर भी रुकते नहीं हैं। इस उपन्यास की कहानी में जब भी कोई प्रेमचंद को ऐसा अवसर मिलता है तो वो हमें ये याद दिला देते हैं कि इन सब छोटे मोटे शोषकों के पीछे असल में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जो ताकत थी वो थी इन अंग्रेजों की हुकूमत। तो ये प्रेमचंद हमें बताते रहते हैं। यदा कदा सरकार बहादुर का पटवारी पटेश्वरी भी जो है सबको डराकर चुप करा देता है। राय साहब भी अधिकारियों को डालिया दस्तूरी आदि देते रहने की जो है चर्चा करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि इस उपन्यास में कभी कभी क्या है, सरकारी तंत्र का जो छोटा सा हिस्सा था यानी कि जो पटवारी था वो भी पूरे गांव को जो है अपना रौब दिखाता है और डरा धमकाकर शांत भी करता है। यहाँ तक कि जो राय साहब थे ये खुद बताते हैं कि उन्हें अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जो गोरे अफसर थे यानी कि अंग्रेज थे उनको कितनी रिश्वत और कितने ज़्यादा जो है महंगे तोहफे देने पड़ते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व लिखे गए इनके उपन्यास प्रेमाश्रम से गोदान की तुलना जो है वो की जा सकती है। प्रेमाश्रम के लखनपुर में पटेश्वरी नहीं रहता। यह पात्र राष्ट्रीय आंदोलन की इस समझ से पैदा हुआ है कि भारतीय किसानों की बदहाली का जो है मुख्य कारण अंग्रेजी राज है। प्रेमाश्रम के डिप्टी ज्वाला सिंह का न्याय गोदान में जो है नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो प्रेमचंद है, हम प्रेमचंद की जो नई कहानी है यानी कि जो गोदान उपन्यास है, इनकी तुलना हम प्रेमचंद के पुराने उपन्यास प्रेमाश्रम से कर सकते हैं, जो कि इन्होंने देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाइयों के शुरू होने से पहले लिखा था। पुरानी कहानी के गांव में यानी कि प्रेमाश्रम की कहानी को देखें तो इसके गांव में पटवारी जैसा एक चालाक सरकारी किरदार हमें देखने को नहीं मिलता। गोदान में इस नए सरकारी पात्र को इसीलिए लाया गया क्योंकि देश के आंदोलनों ने प्रेमचंद को ये अच्छी तरह समझा दिया कि हमारे किसानों की इस गरीबी और इस दुर्दशा की सबसे बड़ी जो जड़ थी वो कोई और नहीं बल्कि ये जो विदेशी शासन था इसे माना गया। पुरानी कहानी यानी कि प्रेमाश्रम में फिर भी एक भले और दयालु सरकारी अफसर हमें देखने को मिले जो कि गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन गोदान उपन्यास की दुनिया को हम देखें तो ये बहुत ही सच्ची और कड़वी है। यहाँ पर किसानों को सहारा देने वाला या उनके हक में फैसला सुनाने वाला ऐसा कोई भी मददगार अफसर जो है दूर दूर तक भी हमें इस उपन्यास में नहीं दिखाई देता। इसके अलावा प्रेमाश्रम का खलनायक ज्ञान शंकर है। प्रेमचंद इस उपन्यास में यही तो व्यक्त करते हैं कि यदि ज्ञान शंकर ना रहे, जमींदार ना रहे, किसानों को सिर्फ माल गुजारी देनी पड़े तो किसान जो है ये खुशहाल हो सकते हैं। तो ये जो प्रेमाश्रम है इसमें सारा जो झगड़ा होता है वो ये सारा फसाद खड़ा करने वाला जो मुख्य बुरा आदमी था यानी कि जो इसका विलन था उसका नाम था ज्ञान शंकर। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ये बात दिखाई थी कि अगर समाज में ऐसे बुरे लोग और अत्याचारी जमींदार जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए और किसानों को अपनी ज़मीन के बदले सिर्फ जो जायज़ सरकारी टैक्स हो वो देना पड़े तो हमारे देश के किसान जो है वो बहुत खुशी से, सुखी से और समृद्धि से जो है रह सकते हैं। माया शंकर का उदार हृदय जो है लखनपुर को स्वर्ग बना देता है। अब प्रेमाश्रम में एक बहुत अच्छा पात्र दिखाया गया है जिसका नाम है माया शंकर। जमींदार माया शंकर जो है ये भलाई की वजह से पूरे गांव को उनकी दुख और तकलीफ़ों से दूर करता है और उन किसानों के जीवन को स्वर्ग जैसा बना देता है। लखनपुर का ज्ञान शंकर न केवल क्रूर है वरन वह सबसे शक्तिशाली भी है। यानी कि इस प्रेमाश्रम का जो नायक है, विलन जो है वो लखनपुर में रहता है और वो बहुत ही क्रूर यानी कि बहुत ही बुरा है लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है। उसके छल प्रपंचों के आगे जो है कोई पात्र नहीं ठहरता। यानी कि ये जो ज्ञान शंकर है ये बहुत ही चालाकी और धोखेबाजी से क्या करता है, कोई ना कोई चाल चलता रहता है और इसकी तरीके से जो है कोई और पात्र हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। प्रेमाश्रम के लेखन के बाद असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन हुआ। प्रेमचंद की दृष्टि में यह बात आई कि जमींदारों की क्रूरता जो है एक शक्तिशाली वर्ग का शिकंजा नहीं है। तो जब प्रेमचंद
ने प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा। इसके बाद क्या हुआ, हमारे भारत देश में गांधी जी के नेतृत्व में 2 आंदोलन लड़े गए। पहला तो था असहयोग आंदोलन और दूसरा था सत्याग्रह आंदोलन। इन बड़े आंदोलनों को बहुत करीब से देखा था प्रेमचंद ने। उसके बाद ये सामने आई, प्रेमचंद को ये एहसास हुआ कि इन जमींदारों द्वारा गरीबों पर किया जाने वाला ये जो जुल्म है, ये सिर्फ किसी एक अमीर आदमी या फिर किसी एक ताकतवर समूह की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे जो है पूरा का पूरा सरकारी तंत्र और जो पूरा विदेशी शासन था, इन सभी का हाथ जो है हमें दिखाई देता है। आगे देखो, वरन एक पतोन्मुख वर्ग द्वारा किया गया अत्याचार है। उनकी खुद की हालत जो है वो बहुत दयनीय है। यहाँ पे बताया गया, ये एक ऐसे समाज का वर्ग, ये एक ऐसा समाज है या एक वर्ग का जुल्म है जो धीरे धीरे खुद खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। ऊपर से अमीर दिखने के बावजूद अंदर से इस वर्ग के लोगों की जो अपनी वास्तविक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुकी है। गोदान के राय साहब स्वीकार करते हैं कि बहुत जल्द जो है हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। यानी कि जो राय साहब है वो ये मानते हैं कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम जैसे ज़मींदारों का जो वजूद है और जो नामो निशान है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगा। खन्ना एक बार राय साहब को जो है आगाह करता है। अब ये जो खन्ना है ये राय साहब को एक बारी सावधान करते हुए कुछ समझाते हैं और कहते हैं, अब क्या समझा रहे हैं वो देखो। यूँ समझ लीजिए कि आप जो है ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर जो है चलना चाहिए। अब ये समझा रहे हैं कि जो आपकी हालत है वो इस समय ऐसे दहकते अंगारे के ढेर पर बैठने जैसी है कि जनता के गुस्से की एक छोटी सी चोट क्या करेगी, आपको पूरी तरीके से तबाह कर देगी। इसलिए आपको इस बदलते समय में जो है बहुत ही फूंक फूंक कर और सोच समझ कर जो है अपने कदम रखने चाहिए। राय साहब स्वयं जानते हैं, अपनी स्थिति से परिचित हैं, लेकिन वह क्या करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वह कहते हैं, हम अपने आसामियों को लूटने के लिए जो है मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां ना दें तो बागी समझे जाएंगे, शान से ना रहे तो कंजूस कहलाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो राय साहब है ये अंदर से इन सभी बातों को जानते थे और अपने गिरते हुए हालातों को भी राय साहब पहचानते थे, लेकिन वो इतने लाचार थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इस मुसीबत से बाहर निकलने के वो क्या उपाय निकालें। राय साहब अपना दुखड़ा खुद ही रोते हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुद अपने गरीब किसानों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने के लिए जो है मजबूर हैं। यानी कि वो इसको अपनी मजबूरी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर हम इन सरकारी अफसरों को महंगे तोहफे और जो रिश्वत है वो नहीं देंगे तो सरकार क्या करेगी, हमें अपना दुश्मन मान लेगी, और अगर हम ठाट बाट से नहीं रहेंगे तो दुनिया जो है वो हमें कंजूस कहेगी। तो ये राय साहब जो है तर्क देते हैं। प्रगति की ज़रा सी आहट पाते ही हम जो है कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी जो है रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ना पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। अब यहाँ पे आगे राय साहब कह रहे हैं कि समाज में जब भी गरीबों की भलाई या बदलाव की थोड़ी सी भी बात शुरू हो जाए तो हमारा ये जो पूरा जमींदार वर्ग है ये क्या करता है, डर से थर थर कांपने लगता है। हम तुरंत अपनी जान और अपनी गद्दी बचाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। ठाकुर साहब यानी कि राय साहब आगे ये भी बता रहे हैं कि अब ना तो हमें खुद पर भरोसा है और ना ही मेहनत करने वाले की ताकत पर। हमारी हालत जो है उन छोटे बच्चों के जैसी है जिन्हें अपने हाथ से कुछ करना ही नहीं आता, जिन्हें चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है, और हम सिर्फ बाहर से तंदुरुस्त और ताकतवर दिखते हैं लेकिन अंदर से जो है हम बेहद कमज़ोर हैं। बिना किसी गुण के और दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए जो है हम मोहताज हो चुके हैं। तो ये सब बातें जो है ये राय साहब हमें इस उपन्यास में बताते हैं। प्रेमचंद मानते हैं कि ऋण जो है ये जमींदारों की शोभा है, इसीलिए गोदान में कोई ऐसा जमींदार या तालुकेदार या राजा नहीं है जिस पर ऋण का जो है कोई बोझ ना हो। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने क्या किया, एक व्यंग्य किया है, यानी कि एक ताना मारा है, और वो ताना मारते हुए कह रहे हैं कि मानो उधार
या फिर कर्ज लेना जो है इन बड़े बड़े जमींदारों की शान और दिखावे का एक हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि इस पूरी उपन्यास की कहानी में हमें कोई भी एक ऐसा ज़मीन का मालिक नहीं मिलता जो कि कर्ज के तले जो है दबा ना हो, यानी कि ऐसा कोई भी किसान नहीं दिखता जो कर्ज में ना डूबा हो। राय साहब तो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं ही। कुंवर दिग्गज सिंह, राजा सूर्य प्रताप सिंह सभी पर जो है भारी कर्जा है। तो इस उपन्यास के जो पात्र रहे कुंवर दिग्गज सिंह, राय साहब, राजा सूर्य प्रताप सिंह, इन सभी पर भी हमें जो है कर्ज दिखाई देता है। राय साहब की ससुराल की जायदाद तो उनके पुत्र को मिलने वाली है। उस जायदाद पर 10 लाख के लगभग जो है ऋण है। तो मतलब राय साहब के बेटे को जायदाद मिलेगी अपने ससुराल से, लेकिन उस पर भी जो है हमें ऋण देखने को मिलता है। स्वयं राय साहब जब देखो तब खन्ना के पास जो है रुपए उधार लेने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो राय साहब किससे उधार लेते हैं? खन्ना से। और यह तो तब है जब राय साहब पर लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज है। मतलब एक तो राय साहब पर पहले से ही कर्ज है 10 लाख रुपए का, उसके बाद भी ये खन्ना से जो है कर्ज लेने के लिए पहुंचते रहते हैं। प्रेमचंद ने उनकी आर्थिक दुर्व्यवस्था का भी जो है विस्तृत वर्णन किया है। तो प्रेमचंद ने ये जो बड़े बड़े लोगों की आर्थिक दुर्दशा थी उसको भी अपने उपन्यास में जो है दिखाया है, ना कि सिर्फ किसानों की दशा को। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी। अब यहाँ राय साहब का प्रसंग है कि राय साहब की पुत्री का विवाह होना है, तो उसकी बातचीत चल रही है कुछ दिनों से। उनके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ गया है। अब ये तो काम है ही है, साथ ही साथ इलेक्शन भी आ गए हैं अब। मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही जो है 50,000 होती है और ऊपर के खर्च भी। तो पहले तो विवाह की बात है, फिर इलेक्शन भी आ गए और ऊपर से इन्हें मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट की फीस भी देनी है। तो ये सब जो है एकदम से आ गया। मुश्किल यही थी कि ये तीनों काम जो है एक साथ करने पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला ना जा सकता था। अब ये काम करने में ज़रूरत थे। कन्या की जो अवस्था यानी कि जो आयु है वो 18 वर्ष हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह जो है टलता जा रहा था। तो इसलिए ये काम ज़रूरी था। खर्च का अनुमान 1 लाख था, यानी कि विवाह में कम से कम 1 लाख रुपए लगने थे। जिसके पास जाते वही बड़ा मुंह खोल देता, यानी कि जिसके पास भी जाते बेटी के विवाह के लिए कर्ज लेने, तो वो क्या करता? बड़ा मुंह खोल देता, मतलब अत्यधिक ब्याज जो है मांगने लगता। आगे देखो, प्रेमचंद ने होरी और राय साहब दोनों को कर्ज के बोझ में डूबे हुए दिखाया है और दोनों महाजनों के सामने जो है चिरौरी करते दिखाई देते हैं। तो इस उपन्यास में होरी और राय साहब ये दोनों ही पात्र ऐसे थे जिसे हमें हमेशा कर्ज में डूबा हुआ जो है पाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये दोनों महाजनों के सामने चिरौरी करते हुए जो है हमें दिखाई देते हैं, यानी कि उनसे विनती करते हुए, उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मानते हुए जो है ये हमें दिखाई देते हैं। राय साहब खन्ना के आगे पीछे इसी कारण घूमता है। रुपयों की कमी के कारण वह एक बार मिस्टर तनखा तथा एक बार मिस्टर ओमकार की भी जो है मिन्नतें कर चुके हैं। तो ये जो राय साहब है, वैसे तो ये मिस्टर खन्ना के आसपास घूमते हैं पैसों के लिए, लेकिन एक बार उन्होंने मिस्टर तनखा और मिस्टर ओमकारनाथ इनके सामने भी जो है पैसों के लिए मिन्नतें की थी। यदि जमींदारों के शोषण का स्वायत्त स्वामी शोषण होता तो राय साहब को यूं दर दर की ठोकरें खाने ना जाने पड़ता। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने ये समझाया कि अगर इन जमींदारों का जो राज है वो पूरी तरह से इनका अपना स्वतंत्र और पुरानी व्यवस्था वाला ना होता तो राय साहब को जगह जगह दूसरों के दरवाजे पर जो है भटकना ही ना पड़ता। परंतु क्या करें, वह भी अंग्रेजी राज के जो है शोषण के शिकार हैं, यानी कि इन लोगों पर भी शोषण होता है और वो कौन करती है? अंग्रेज सरकार। इसीलिए वह हारते हैं तो भी हारते हैं और जीतते हैं तो भी हारते हैं। जिन 3 कार्यों की उन्होंने ठानी वह पूरे हो गए। अभी हमने पढ़ा था कि राय साहब को 3 काम करवाने जरूरी थे, तो वो काम जो है राय साहब के पूरे हो गए थे। प्रेमचंद ने लिखा, राय साहब का जो है सितारा बुलंद था, उनके तीनों मंसूबे जो है पूरे हो गए। यानी कि जो राय साहब थे इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इनकी सोची हुई सभी इच्छाएं जो है वो पूरी हो गई और इसका कारण वो कहते हैं कि राय साहब की जो है किस्मत बहुत अच्छी थी। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, तो एक तो ये काम था वो हो गया, होम मेंबर भी हो गए और चारों ओर से जो है बधाइयाँ मिल रही थी, यानी कि सब उन्हें बधाई दे रहे थे। तारों का
तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने क्या किया, तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम ना था, मगर अब तो जो है उनकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। यानी कि पहले भी लोग इनका सम्मान करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, और ज़्यादा सम्मान करने लगे। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे भी ऊंचे जा पहुँचे। अब क्या हुआ, इस समय पर बड़े बड़े जो अखबार थे और जो पत्रिकाएं थी, उनमें राय साहब की तस्वीरें आने लगी और इनकी तारीफों के किस्से भी उसमें छपे हुए थे। राय साहब ने अपने जीवन में सुख और आराम के जितने भी ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे, वो इस समय उन सब सपनों से भी ज़्यादा जो है बढ़कर सच होने लगे थे। लेखक यदि चाहता तो यहाँ राय साहब के चरित्र की कथा जो है वो बंद कर सकता था, परंतु लेखक जमींदार को पतनशील वर्ग के रूप में देखता है। उनकी उन्नति कैसे हो सकती है, इसीलिए उपन्यास का अंत होते होते यह बता देना जो है ज़रूरी लगा कि उनकी पुत्री का तलाक हो गया। जायदाद का मुकदमा जिस पुत्र के लिए जीते थे, उससे उनका झगड़ा हो गया और राय साहब ने सुख का जो भी स्वर्ग बनाया था, उसे अपनी ज़िंदगी में ही ध्वस्त होते देख रहे थे। और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा जो है वो अंतर्मुखी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो राय साहब थे, ये अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छे दौर में थे, लेकिन फिर भी लेखक ने क्या किया, इनकी कहानी को यहाँ बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इनकी कहानी को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद जानते थे कि दूसरों को सताने वाला कोई भी वर्ग हो, वो धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता ही है। इसीलिए ऐसे गलत रास्ते पर चलकर किसी का सच में भला या तरक्की नहीं हो सकती, इस बात को प्रेमचंद ने दिखाया। यही वजह थी कि जब हम इस उपन्यास का अंत देखते हैं तो उसमें प्रेमचंद ने हमें बताया कि राय साहब का जो परिवार था ये कितना बिखरा हुआ था, बाद में बिखर गया। क्या हुआ कि राय साहब ने जिस बेटी की शादी कराई थी इतने धूमधाम से, उसका रिश्ता टूट गया था, उसकी शादी टूट गई, और जिस बेटे के लिए वो अदालत में दिन रात चक्कर काटते रहे थे, उस बेटे से भी जो है राय साहब का झगड़ा हो गया था। राय साहब ने पैसे के दम पर अपने ऐशो आराम का जो एक महल खड़ा कर रखा था, वो उनकी आंखों के सामने ही जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब राय साहब दुनिया की चमक धमक में भी दुखी होकर और अपने अंदर बहुत सारे दोषों को जो है राय साहब चुपचाप सहन करते हैं। होरी बर्बाद हो गया था, लेकिन राय साहब भी जो है आबाद हो गए हो, सो बात नहीं। प्रेमचंद के इस लेखनीय न्याय में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की अनुगूंज सुनाई दे सकती है। यहाँ पे बताया गया कि जो होरी था ये पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि दूसरों को सताने वाले राय साहब बहुत सुखी रहे हों। लेखक ने यहाँ पर दोनों के साथ बराबरी का इंसाफ किया। इसमें हमें उस समय देश में चल रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसकी सोच भी जो है यहाँ पर सुनाई देती है। प्रेमचंद जो है ये जनतांत्रिक दृष्टि संपन्न लेखक हैं। उन्होंने अंग्रेजी राज का विरोध इसलिए नहीं किया कि जॉन के स्थान पर गोविंद गद्दी पर जो है बैठ जाएं। तो जो प्रेमचंद थे ये सबको बराबरी का अधिकार देने वाली सोच रखते थे। ये जो जनतांत्रिक सोच दृष्टि है, इसका मतलब ये हुआ सबको बराबरी का अधिकार देना। प्रेमचंद विदेशी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं लड़े कि किसी गोरे अफसर यानी कि जॉन को हटाकर जो है उनकी जगह कोई भारतीय अमीर यानी कि गोविंद जो है कुर्सी पर बैठकर दोबारा गरीबों को सताने लगे, तो इसीलिए ये हमें प्रेमचंद में नहीं दिखाई दिए। वह शोषणहीन समाज की परिकल्पना में जो है विश्वास करते हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह को दूसरे का शोषण करने का जो है अधिकार नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद है ये एक ऐसे संसार का सपना देखते हैं जहाँ पर किसी भी लाचार को सताया ना जाए। प्रेमचंद का मानना था कि इस दुनिया में किसी भी इंसान या ताकतवर दल को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो अपने फायदों के लिए क्या करे, दूसरों की मेहनत को लूटे। इसीलिए जो व्यक्ति धनी है वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता और सुंदर नहीं हो सकता। धन और संपत्ति दूसरों के शोषण से इकट्ठी होती है तथा शोषण का जो है माध्यम बनती है। तो प्रेमचंद का ये सोचना था कि जो इंसान दूसरों का हक मारकर बहुत अमीर बन जाता है उसे हम कभी भी नेक या अच्छे दिल का इंसान नहीं कह सकते। ऐसा धन अक्सर लोगों को परेशान करके ही जमा किया जाता है और बाद में ये दूसरों को और दबाने का जो है जरिया बन जाता है। तो
तो ये प्रेमचंद ने हमें बताया। आगे देखो अब 1 दिसंबर 1935 को उन्होंने श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को जो है पत्र लिखा है। मैं ऐसे महान आदमी की कल्पना ही नहीं कर सकता जो धन संपत्ति में डूबा हुआ हो। जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी देखता हूँ, उसकी कला और ज्ञान की सब बातें जो है मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने जो है वर्तमान समाज व्यवस्थाओं को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है, उसे स्वीकार कर लिया हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेमचंद ने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी जिसका नाम था बनारसी दास चतुर्वेदी। इसमें प्रेमचंद ने लिखा कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को बड़ा इंसान मान ही नहीं सकता जो केवल पैसों की चकाचौंध में खोया रहता हो, और जब भी मैं किसी को बहुत अमीर देखता हूँ तो उसकी पढ़ाई लिखाई और हुनर मेरे लिए जो है बेअसर हो जाते हैं। प्रेमचंद को ऐसे लोगों को देखकर इस तरह का महसूस होने लगता है कि इस अमीर आदमी ने चुपचाप हमारे समाज की इस बुरी व्यवस्था को मान लिया है, जहां पर दौलत के बल पर लाचार लोगों को जो है परेशान किया जाता है। प्रेमचंद ने यह पत्र उस समय लिखा था जिस समय वह गोदान की रचना कर रहे थे। यानी कि जब प्रेमचंद ने ये पत्र लिखा उस समय क्या कर रहे थे, ये गोदान को लिख रहे थे, गोदान उपन्यास को। गोदान में उन्होंने धन व संपत्ति की जगह जगह आलोचना कर रखी है। यानी कि जब भी हम गोदान उपन्यास को देखते हैं तो इसमें प्रेमचंद ने केवल पैसों की जो नुमाइश थी और गरीब अमीरी के घमंड की जो हमें जो है सिचुएशन थी, उसको प्रेमचंद ने दिखाया है। प्रेमचंद ने गोदान में होरी दरिया के शोषण की कहानी कही है। इस वर्णन में प्रेमचंद का मानना है कि शोषण अवैध है, गलत है। होरी मानता है कि यह प्राकृतिक है। प्रेमचंद होरी के इस मानसिक पिछड़ेपन को उजागर करते हुए मनुष्य और मनुष्य की समानता का जो है आधारभूत दर्शन रखते हैं। होरी व गोबर की बातचीत में यह दर्शन जो है व्यक्त होता है। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो गोदान उपन्यास है, इसमें प्रेमचंद ने क्या किया, सीधे साधा जो दंपत्ति था होरी और धनिया, इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को दिखाया है। वे पूरी दृढ़ता से कहते हैं प्रेमचंद कि गरीब को इस तरह सताना कानून और इंसानियत के तौर पर जो है पूरी तरीके से गलत है। तो ये प्रेमचंद का मानना था। लेकिन जो होरी था वो अपनी कम समझ के कारण सोचता था कि अमीर गरीब का ये जो भेद है ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। प्रेमचंद उसकी इसी पुरानी और पिछड़ी सोच को सबके सामने लाते हैं और ये समझाते हैं कि भगवान की नज़र में सब इंसान एक जैसे हैं। इस बात को हम होरी और उसके बेटे गोबर की बातचीत से जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी बातचीत का एग्जाम्पल दिया है। क्या बातचीत है वो देखो। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो जो है सबको बराबर ही बनाया है। अब इसमें क्या है, होरी अचंभे से अपने बेटे से पूछ रहा है कि क्या तेरी नज़र में हम गरीब और ये बड़े ज़मींदार जो हैं ये दोनों एक समान हैं। तब इनका बेटा गोबर जवाब दे रहा है कि हाँ, ऊपर वाले ने क्या किया है, दुनिया के सभी इंसानों को एक जैसा और बराबर ही जो है बनाकर भेजा है। तो ऐसा गोबर का कहना था। आगे देखो अब यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। अब क्या हुआ, दोनों पिता पुत्र में बात चल रही है, होरी और गोबर में। होरी ने सवाल किया था, गोबर ने जवाब दे दिया। अब आगे होरी क्या कह रहा है, होरी समझा रहा है अपने बेटे को कि ऐसा नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब का जो फैसला है ये भगवान करते हैं। ये बड़ी धन दौलत पिछले जन्मों की जो अच्छी आदतें थी और जो एक पूजा पाठ का फल था, इसकी वजह से लोगों को मिली है, और हमें जो झेलना पड़ रहा है वो हमें अपने पाप की वजह से झेलना पड़ रहा है, ऐसा होरी कहता है। आगे है, अब इस बात पर होरी का बेटा जवाब दे रहा है और कह रहा है कि हम सब मन को समझाने की बात कहते हैं। यानी कि ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये अपने मन को समझाने के लिए कह रहे हो। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीब को कुचलकर बड़ा आदमी बना देता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का जो है भजन करता है। तो ये गोबर का कथन था। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है। अब क्या हुआ, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए गोबर क्या कह रहा है, अपने पिता से ही एक सवाल पूछ रहा है कि ये बड़े लोग जो है कि इतना पूजा पाठ और जो दान पुण्य करते हैं वो भला किसके दम पर करते हैं।
तो इस बात पर होरी सीधा सा जवाब देता है कि वो ये सब क्या करते हैं, अपनी खुद की ताकत और कमाई के बल पर करते हैं, यानी कि अपने बल पर, आगे नहीं। किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर यह पाप जो है, पाप का धन पचे कैसे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर क्या करें, भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोदना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। तो ये जवाब होरी को गोबर ने दिया। गोदान का यह लंबा संवाद प्रेमचंद की उस जनतांत्रिक जीवन दृष्टि से आया है जिसका गहरा संबंध जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इस उपन्यास में होरी और गोबर के बीच ये जो हमें बातचीत दिखाई गई, ये प्रेमचंद की उस सोच से पैदा हुई थी जो सबको बराबर मानती है। उनकी इस सुंदर सोच का सबसे बड़ा नाता है हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन से। इसी आंदोलन से समानता एवं शोषणहीन समाज की जो है परिकल्पना आती है, जिसके द्वारा गोदान की संपूर्ण कथा की परिकल्पना की गई। तो ये देश की आज़ादी की लड़ाई से क्या हुआ, ये विचार निकलता है कि दुनिया में सब लोग एक समान हो और किसी भी गरीब को सताया ना जाए। इसी विचार को ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने क्या किया, अपनी इस पूरी कहानी को जो है बनाया है। प्रेमचंद में होरी की कथा का यथा तथ्य वर्णन नहीं किया है, उसके दुख दैन्य के गणित को ही जो है स्पष्ट नहीं किया, वरन ये सारे तथ्य इसीलिए इतने विस्तार से दिए गए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि होरी का ये शोषण अवैध है, गैर कानूनी है और अप्राकृतिक है। तो प्रेमचंद ने गरीब किसान होरी का जो दुख था और इसकी जो कंगाली थी, इसका हिसाब केवल जैसे का तैसा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम सब बच्चों को साफ साफ समझ आए कि होरी जैसे जो सीधे साधे इंसान हैं, इनको इस तरह सताना कानून गलत, नियमों के खिलाफ और इंसानियत के नाते जो है ये बिल्कुल बनावटी है। शिक्षित वर्ग के सामने शोषण की अवैधता को स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने महाजनों द्वारा लिए जा रहे सूद का हिसाब दिया है, अत्यधिक लगान के बकाया रह जाने के दर्द को रेखांकित किया है, डांट, जुर्माना, दस्तूरी आदि को स्पष्ट किया है। उनकी अत्यधिक मात्रा पर नहीं, वरन उनकी अवैधता पर जो है प्रेमचंद बल देना चाहते हैं। तो समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये समझाने के लिए कि गरीबों को लूटना कितना बड़ा पाप है, प्रेमचंद ने क्या किया, इस उपन्यास में साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले जो भारी ब्याज थे यानी कि सूद, और ज़मीन पर लगाए जाने वाला जो टैक्स था यानी कि लगान, और ना चुका पाने की जो तकलीफ थी, साथ ही साथ बात बात पर लगने वाला जो दंड था यानी कि दांड, और जो जबरन वसूली थी यानी कि दस्तूरी, इन सभी चालाकियों को जो है प्रेमचंद ने दिखाया ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गरीबों की जो समस्याएं चल रही है इन्हें आसानी से समझ सकें। आगे देखो, राष्ट्रीय आंदोलन की इसी जनतांत्रिक दृष्टि के कारण जो है होरी जैसा अनपढ़, दब्बू, पिछड़ा हुआ किसान इस उपन्यास का नायक है। अन्यथा नायकत्व की संभावनाएं जो है राय साहब में सबसे अधिक है। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इसका असर प्रेमचंद में था, इसीलिए प्रेमचंद ने क्या किया, एक बिना पढ़े लिखे, सीधे साधे और डरे हुए गरीब किसान होरी को इस उपन्यास का जो है मेन नायक बना दिया। अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो राय साहब भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था इसीलिए प्रेमचंद ने होरी को इसका जो है मुख्य पात्र बनाया। यदि लेखक तटस्थ होना चाहता तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता को इस उपन्यास का नायक बना सकता था और तब गोदान की कथा का संपूर्ण ढांचा जो है वो बदल जाता। उसी के अनुरूप शेष प्रकरणों एवं प्रसंगों के जो है वो अर्थ बदल जाते, परंतु प्रेमचंद ने जो है ऐसा नहीं किया। यानी कि जो प्रेमचंद थे किसी भी एक पक्ष को अगर जो है किसी का पक्ष ना लेकर बिल्कुल तटस्थ रहना चाहते तो वो अपनी इस कहानी में क्या करते, जो मेहता थे, प्रोफेसर मेहता, इसको भी पात्र बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इस पूरी कहानी का जो मतलब था वो बदल जाता।
यहाँ पर प्रेमचंद गरीबों की आवाज़ बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए होरी को मुख्य पात्र बनाना ज़रूरी समझा। इसीलिए राय साहब, पंडित दाता दीन, नोखे राम, पटेश्वरी, झिंगूरी सिंह, ये सभी जो पात्र हैं ये इस उपन्यास में खलनायक यानी कि विलेन जो है इस उपन्यास में दिखाए गए। इनको खलनायक राष्ट्रीय आंदोलन के पक्षधर लेखक ने बनाया, यानी कि प्रेमचंद ने जो है इन सबको इस उपन्यास का विलेन बनाया था। निष्कर्ष यह है, भले ही प्रेमचंद ने उपन्यास की कथा वस्तु में राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख अपेक्षाकृत कम किया है, तब भी उपन्यास का मूल कथ्य राष्ट्रीय आंदोलन की जनतांत्रिक भावधारा की चेतना को जो है अभिव्यक्त करता है। यानी कि प्रेमचंद ने इस पूरे उपन्यास की कहानी में राष्ट्रीय आंदोलन का नाम सीधे तौर पर तो बहुत कम लिया, लेकिन फिर भी मुख्य बातें जो है हमें इस उपन्यास की ये सिखाती है कि सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं। और ये कहानी देश को आज़ाद करने वाली सोच यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की सोच और सबके भले की भावना से जो है पूरी तरीके से इस उपन्यास की कहानी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे यूनिट के सारांश के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।